दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। और मैं आशा करती हूँ कि आप मतलब अपने स्वयं अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे और हाथों से नोट्स बना करके आप अपने स्वयं मतलब याद करके तैयारी करेंगे। अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स को आप याद करेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें याद रहते हैं दोस्तों, और काफ़ी लंबे समय तक वो दिमाग में स्थायी रूप से याद रहते हैं। अगर आप अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं दोस्तों और उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं और उनको याद करें दोस्तों। तो आज मैं बाल विकास पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, हमारी क्लासें, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और क्योंकि हमारा जो चैनल है दोस्तों वो नया है, अभी बनाया है हमने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर आप मतलब क्या है कि सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो ये मतलब आप ही लोग ही सब कुछ हैं, और आप लोगों से ही ये अगर आप नहीं चाहेंगे तो आगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम आगे ग्रो करें तो आप मतलब आपके माध्यम से ही हम ग्रो कर सकते हैं। हम आपके लिए और आप हमारे लिए दोस्तों, यही मतलब क्या है कि यही हमारी मानवता है। तो ना ही दोस्तों हमारी कोई टीम है, ना ही हम किसी से कोई पैसे प्रोवाइड करते हैं या करवाते हैं। और आप जितना हो सके औरों की जो मतलब भूखे प्यासे लोग हैं सभी की मदद करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने माता पिता के चेहरों पर खुशियां लाने की पूरी कोशिश करें। तो इसी सिलसिले के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आज का कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका फीमर नाम है, जो जांग में होती है, फीमर कहते हैं उसे। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी है उसका नाम क्या है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कान में होती है। फीमर जांग में होती है, स्टेपीज कान में होती है। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो मंडीबल जो जबड़े में होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी। 15 दिन, ये नोट है, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। 15 दिन के बाद जो हल्का गुलाबीपन है वो मिटने लगता है दोस्तों। बच्चे का जो हल्का गुलाबीपन वो मिटने लगता है और जो त्वचा है वो स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। ध्यान रखना है इस बात को। अगला है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। 18 से 20 घंटे नवजात शिशु सोता है और हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। अगला है दोस्तों, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग 95% हो जाता है, 95%। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। और आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं और अपने स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को याद करें दोस्तों। किसी के खरीदे हुए नोट्सों को आप कभी याद नहीं करें दोस्तों। तो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगला, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो बाल्यावस्था में बालक में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 से 350 हो जाती है। 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। अगला है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार जिस राज्य में नहीं हुआ था वो है जम्मू और कश्मीर। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। तो 25% सीट करना आरक्षित अनिवार्य होगा। अगला है, 11 से 25 कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक है वो क्या कहलाता है। तो 25 से कम बुद्धि वाला बच्चा है उसको जड़ बुद्धि कहते हैं या जड़ बालक उसको कहते हैं। अगला है कि
यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह किसने कहा था? तो यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह जो वाक्य कहा था ये रॉस महोदय ने कहा था दोस्तों, रॉस महोदय ने कहा था। अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे हम। अगला है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। कथन किसका है? तो ये कथन है वह है हैविंग हस्ट का। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार ही कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, किसने कहा? तो पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य ना कर पाए और उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का कार्य करने में भी असमर्थ हो, तो वह पिछड़ा बालक है। ये कहा था सिरिल बर्ट ने। किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। अगला 15वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्ति किसी बात से में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसका है? समस्यात्मक जो बालक है उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य हो, सामान्य से भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं? असामान्य कहते हैं। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वैलेंटाइन महोदय, उन्होंने कहा था कि समस्यात्मक बालक हैं वो क्या है कि उनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता क्या कहलाता? अपराधी है। यह किसने कहा था? वो जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है वह अपराधी है, यह कहा था वो हीली महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहते हैं? तो बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि का जो बहुतत्व सिद्धांत है उसको बालू का ढेर कहते हैं। अगला 18वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, कथन किसका है? तो व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये जो कथन कहा था वो लेविटर महोदय ने कहा था। अगला 19वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास निष्पादन उपागम और अभिविन्यास होता है। अगला है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन किसने कहा था? प्रतिभाशाली बालक कौन सा है कि जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, तो ये कथन कहा था वो टर्मन एवं ओडन महोदय ने कहा था। किसने कहा? टर्मन और ओडन महोदय ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 21वां कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 12 से 60 ग्राम होता है, जबकि स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 14 ग्राम होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आई दोस्तों मैं आपके लिए, और आप इनको याद करना दोस्तों, और सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 2 से 6 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 2 से 70 हड्डियां होती हैं, एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 3 से 50 होती हैं। ध्यान रखना है दोस्तों तीनों बातों को कि स्वस्थ मनुष्य 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं, और बालक में 2 से 70 हड्डियाँ होती हैं, और जो बाल्यावस्था है उसमें 3 से 50 हड्डियाँ होती हैं। अगला, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। सिर से पैर की ओर, केंद्रा से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं इसको। अगला है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है?
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो सिगमंड फ्रायड है। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिगमंड फ्रायड का 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हर साल आता है। अगला 25वां, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। अगला 26वां, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल हैं, उन्होंने क्या कहा था? किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा था। अगला नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो कोलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अगला मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और इस सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। अगला संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध है, खुशी है, ये मन की क्या है? उत्तेजित दशा है, इसको हम क्या कहते हैं? संवेग। अगला प्रश्न है 30वां, व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर थे, उन्होंने व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत दिया था। अगला वयस्तर, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्या? सृजनात्मकता। अगला चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो यह क्रो का। अगला, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? अगर चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे तार्किक चिंतन हम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? तार्किक चिंतन। अगला है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 7 वर्ष तक। अगला, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की भी प्रधानता बढ़ती है। अगला 38वां प्रश्न कि जन्म के बाद किस बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के 2 वर्ष की आयु के बाद चिंतन का प्रारंभ होता है। अगला, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये आंतरिक प्रक्रिया का कारक है। अगला है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो माता पिता से जो संतानों में गुण प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसी को तो वंशानुक्रम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। जो माता पिता से संतानों में गुण प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम कहते हैं। जब कोई बात हो जाती है, आप देखते हैं दोस्तों, इसमें याद करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखते हैं, किसी से कोई झगड़ा हो जाता है या किसी से कोई बात हो जाती है तो कहते हैं कि ये तो हमारा वंशानुगत लक्षण है, ये तो हमारी वंश परंपरा में पहले से ही चला आ रहा है। तो यानी माता पिता से जो संतानों में गुण प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम वंशानुक्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया है जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, तब अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार में रख लेना आप इसको कि सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की जो लिपि के जनक हैं वो लुईस ब्रेल हैं। लुई ब्रेल। अगला, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो अंधों के लिए जो लिपि का प्रतिपादन किया था लुई ब्रेल ने, वो है ब्रेल लिपि। इन्होंने अपने नाम पर ही ब्रेल लिपि बनाई थी। अगला है कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मोंटेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। अगला, एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक हैं वो है फ्रॉवेल। कौन है दोस्तों? फ्रॉवेल। अगला, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अगला, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे जी को माना जाता है। अगला, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे जी ने अपना प्रयोग है वो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। 2 पुत्रियों पर
और एक पुत्र पर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। और कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जागरूक रहें, और सभी लोगों की ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर मदद करते रहें दोस्तों। अगर कोई किराया नहीं दे पा रहा है तो उससे आप रेंट वसूल ना करें दोस्तों, अगले महीने में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप उससे मतलब बाद में रेंट ले सकते हैं। और अगर कोई काम पर नहीं आ रहा है दोस्तों, किसी को अपने काम से ना निकालें दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन के कुछ नियम ऐसे ही हैं दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे